हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 3 आपका है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो कि अभी तक शायद अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर देखा होगा तो अभी तक आप पूरे क्लियर हो कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आ चुके थे एंड उनका जो होल्ड था इंडिया पर, पर्टिकुलरली अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। सेकेंड चैप्टर के एंड तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो बाकी यूरोपियंस थे उनका जो डोमिनेंस था इंडिया में वो ख़त्म हो गया था एंड जो मोनोपोली थी वो ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली इंडिया में स्टैब्लिश कर दी थी। अब अभी तक हमने ये देख लिया कि उनकी मोनोपोली तो हो गई है, अब इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एक्सपैंड कैसे किया एंड कंसोलिडेट कैसे किया, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बात की गई है कि कॉजेज़ ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। तो ऐसे क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से पावरफुल साबित हुए थे और उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एक्सपैंड कर दिया इंडिया में। तो कुछ तो उनके पास ऐसी क्वालिटीज़ थी, उसी क्वालिटीज़ को डिस्कस किया गया है। तो इसमें अब सबसे पहली लाइन तो ये बोल रहा है ना कि जो एक्सपेंशन था वो ऐसा नहीं था कि आज वो इंडिया में आए एंड उनका जो एम्पायर था वो बहुत ही एक्सपैंड हो गया था। वो एक ऑलमोस्ट सेंचुरी लग गई थी उनको भी अपना एम्पायर इंडिया में एक्सपैंड करने में। बट मतलब उसी में उन्होंने कुछ मिलिट्री टैक्टिक्स, जैसे हमने देखा था, वो बहुत ही अच्छे नेवल पावर थे एंड कैसे उन्होंने एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ लड़ाया था। तो ये सारी जो उनकी पॉलिसीज़ थी ये मतलब बहुत अच्छे से काम आई, जिसके वजह से वो अपना एम्पायर एक्सपैंड कर पाए। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी। जो फायर आर्म्स यूज़ कर रहे थे इंग्लिश, मतलब वो बहुत ही इंडियन आर्म्स थे उससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे, जो कि एक रीज़न था। और सेकंड रीज़न ये भी था कि जो आर्म्स इंडियन यूज़ कर रहे थे उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी। वो वही आर्म्स यूज़ कर रहे थे, लाइक वो मिमिक्री थी आपके यूरोपियन आर्म्स की, क्योंकि वो देख रहे थे अगर यूरोपियंस ऐसे आर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे आर्म्स यूज़ करने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो आर्म्स थे वो ना ही इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे और ना ही उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी। तो जो आर्म्स मैन्युफैक्चर हुए थे वो पुअर क्वालिटी में थे, पुअर टेक्नोलॉजी थी इंडिया में। ये सबसे पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न है हमारा बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। तो जो यूरोपियन के जो ऑफिसर्स थे या सोल्जर्स बोल सकते हैं हम, वो बहुत ही डिसिप्लिन थे और उनको प्रॉपर सैलरी पे की गई थी। अगर आपको याद होगा तो हमने जब पंजाब की बात की थी तो पंजाब के स्टेट में क्या हुआ था, पंजाब में जो आर्मी थी उनको रेगुलर सैलरी पे नहीं की गई थी, जिसकी वजह से जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसमें ये बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर था, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट था, क्योंकि जो आर्मी थी वो बहुत ही वीक हो चुकी थी क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी रेगुलर। और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने उनको सैलरी पे की तो वो ब्रिटेन के बिहाफ में इंडिया के अगेंस्ट लड़ने लग गए थे। इसलिए हम देखेंगे कि जो सिख वाले जो अपने आर्मी पर्सनल थे वो मतलब लास्ट तक ब्रिटेन के फेवर में मतलब इंडिया में लड़ रहे थे। थर्ड इज सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम। तो इसमें बोला गया है कि कंपनी के जो ऑफिसर और ट्रूप थे वो उनको मतलब इस बेसिस पे पोजीशन दी जाती थी कि मतलब वो बहुत ही रिलायबल थे और बहुत ही स्किलफुल थे, ना कि हेरिडेटरी बेसिस पे जो भी इंडिया में फॉलो की जा रही थी कि कास्ट बेसिस पे या क्लास बेसिस पे किसी को किसी पोजीशन पे रखा जा रहा है। तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता था या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर जो स्किलफुल था बस उसी को हाई पोजीशंस में रखा जाता था। फोर्थ पॉइंट है हमारा ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन लीडर्स। तो लीडरशिप बहुत अच्छी थी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने बहुत ही अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी मतलब एक्सपैंड कर पाए अपना कंट्रोल इंडिया में। और कुछ अदर जैसे सेकंड लाइन लीडर्स थे, जैसे कि आपने सर अय्यर कोट, लॉर्ड लेक एंड आर्थर वेलेस्ली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने भी बहुत अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की थी इंडिया में, जिसके वजह से जो मतलब कंट्रोल था या जो
लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके वजह से भी जो वो अपना एम्पायर एक्सपैंड कर पाए। एंड जो इंडियन की तरफ से, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में ऐसे कोई, मतलब हमारे पास ब्रिलियंट लीडरशिप नहीं थी। इनमें हम कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे आपके सिराजुद्दौला थे, हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे। बट एज़ कंपेयर टू ब्रिटेन, इनकी जो पावरफुल थी या लीडरशिप थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, क्योंकि हमने देखा था कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटेन में, जो कि पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया गया था कि जो वॉर होंगी उसके फाइनेंसेस वो इकट्ठा कर रहे थे उस बैंक से, वो डेट बॉन्ड इशू कर रहे थे। जबकि उस टाइम पर इंडिया में बॉन्ड नाम की चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं थी, जबकि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बट ब्रिटेन उस टाइम से बॉन्ड इशू करता था कि अगर हम अपना एम्पायर कंसोलिडेट कर पाए या एक्सपैंड कर पाए, तो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे या जो भी उस डेट या बॉन्ड होल्डर्स होंगे उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दी जाएगी या एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी से वो अपना जो फाइनेंशियल बैकअप था वो उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ नेशनलिस्ट प्राइड। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इंडिया में था वो एक यूनिटी वाली फीलिंग नहीं थी, लाइक इंडिया एज अ नेशन। ये तो बहुत टाइम के बाद एक इमर्ज हुई थी लोगों में कि हमें इंडिया के लिए लड़ना है। नहीं तो उससे पहले जो मतलब छोटे छोटे राज्य थे, जैसे राजपूत था, जाट्स था, मराठास थे, वो बस ये कर रहे थे कि हमें अपने राज्य को बचाना है। इंडिया एज अ होल को बचाने वाली जो थिंकिंग थी वो कभी इमर्ज ही नहीं हुई। और जो ब्रिटेन था या यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो बहुत ही, मतलब लाइक उनकी थिंकिंग इस मामले में बहुत ही क्लियर थी कि वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी कंट्री के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। और जो भी एक्सपेंशन या कॉलोनियलिज्म हो रही है, जो भी मार्केट डेवलप हो रहे हैं, वो किसी एक राज्य को नहीं मिलेगा, बल्कि वो एक पूरी यूरोपियन कंट्री जो भी एक्सपैंड करेगी या जो भी एक कॉलोनी बनाएगी, वो मतलब पूरे लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि एक छोटे से राज्य के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो ब्रिटेन थे वो सक्सेसफुल इमर्ज हुए अपने जो कंट्रोल था इस्टेब्लिश करने में और कंसोलिडेट करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने देख लिया ये रीजंस थे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले जो ब्रिटेन का जो होल्ड था वो सबसे स्ट्रांग हुआ था। अब बंगाल के बारे में अगर हम बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा सा जानें, तो बंगाल जो था वो रिचेस्ट प्रोविंस था मुग़ल एम्पायर का। कि मुग़ल एम्पायर में जो सबसे, ऐसा बोल सकते रिच प्रोविंस था वो बंगाल ही था। अब सबसे पहले वो बंगाल से ही एक्सपोर्ट करते थे। तो वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, वो था आपका सॉल्ट पेटर, राइस, इंडिगो, पेपर। ये कुछ आइटम्स है जो कि मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, बट एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ये सारे चीज़ें थी जो एक्सपोर्ट हो रही थी इंडिया से ब्रिटेन में, और ये मोस्टली आपके बंगाल वाले रीजन से हो रहे थे। फिर 1630s में क्या होता है कि जो ब्रिटेन होती हैं वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ पर, बालासोर, हुगली, कसीम बाज़ार, पटना, ढाका। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे मतलब टाइम के साथ इनका जो फैक्ट्रीज थी या इनका जो होल्ड था वो एक्सपैंड होते जा रहा है। पहले कुछ प्रोविंस में था, फिर बढ़ते बढ़ते अब देखो आप कसीम बाज़ार चला गया, पटना, ढाका। तो ये जो ढाका है ये अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाला रीजन में है। By the 1690s, the foundation of Calcutta by the English company completed the process of इंग्लिश कमर्शियल सेटलमेंट इन बंगाल। तो बोल रहे 1630 हमने देख लिया अभी कैसे उनका जो फैक्ट्री थी वो और भी जगह पे इस्टेब्लिश हुई थी। बट 1690s में क्या थी, जो फाउंडेशन थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मतलब लाइक एकदम फर्म हो चुकी थी बंगाल के अंदर। On the payment of rupees 3000 per annum, the Mughal governor allowed them to trade freely in Bengal। तो आप सोचो ये मतलब उस टाइम उनको ऐसा लगता था कि अगर पर एनम अगर 3000 उनको पे किया जा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। बट ब्रिटेन ने उनको बस 3000 पे करके बहुत मतलब लाइक इसका 10 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट का जो प्रोडक्ट था वो एक्सपोर्ट कर रहे थे बंगाल वाले रीजन से। तो इस तरीके से वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे बंगाल वाले रीजन को। In 1700, Murshid Qali Khan became the Diwan of Bengal, succeeded by his son Sujauddin. Then after that it was Sarfaraj Khan, and who was ultimately killed by Alivardi Khan। तो 70 अभी तक हमने देखा 1690s तक वो लोग एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे ब्रिटिशर्स बंगाल वाले रीजन को। 1700 में मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान बन गए थे। ही इज़ ऑल्सो क्लेम्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ बंगाल।
जब मुर्शिद कुली खान को सक्सीड किया, ऐसा मतलब लाइक इन्होंने ऐसा इतना कुछ अच्छा काम नहीं किया था बंगाल में, इसीलिए इसके बारे में हम उतना पढ़ते भी नहीं है। ये बस बंगाल के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। इनके बाद इनके सन ने टेक ओवर किया एम्पायर को, जिनका नाम था सुजाउद्दीन, एंड सुजाउद्दीन वॉज सक्सीडेड बाय सरफराज खान, एंड सरफराज खान वॉज किल्ड बाय अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान से हम देखेंगे इनके जो टाइम पीरियड था, इनके पास से जो बंगाल वाले रीजन पे ये लोग जो एम्परर थे वो अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करना चाह रहे थे। इस टाइम पर इनको समझ में आ गया था कि जो ब्रिटेन है वो अपने बेनिफिट के लिए बस काम कर रहे हैं और इनको ब्रिटेन से छुटकारा चाहिए था। तो ये क्या करने लगे कि जो भी प्रिविलेजेस ब्रिटेन को दी गई थी वो कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्ट तरीके से उनसे वापस लेना चाह रहे थे। अब कैसे लेना चाह रहे थे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। Succeeded by Alivardi Khan, who ruled till 1756 and stopped paying tributes to the मुगल एम्परर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ब्रिटेन से भी लड़ना था और मुगल एम्पायर जो कि हमने पढ़ा था कि डिसइंटीग्रेट होते जा रहा था, तो इससे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट एक तरीके से घोषित कर दिया, क्योंकि जो भी ट्रिब्यूट्स राज्य की तरफ से एम्परर को जा रही थी वो इन्होंने पे करनी बंद कर दी थी। अलीवर्दी खान के टाइम से ये होने लग गया था। Under the rule of these rulers, Bengal made unprecedented progress. There were other factors which made Bengal prosperous. क्या थे? The rest of India was disturbed by interborder disputes, the Maratha invasions, Jat revolts, and external invasions by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. However, Bengal escaped these challenges. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो बाकी का जो इंडिया का जो रीजन था बहुत ही इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट से घिरा हुआ था उस टाइम। मराठा इन्वेजन, जो कि मैंने आपको बताया था कि मराठा रेड करते थे अपने नेबरिंग टेरिटरीज़ में। तो उसके लिए अगर आप एक जो हमने टैक्स डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको याद है कि ऐसा कौन सा टैक्स जो नेबरिंग कंट्रीज़ मराठास को पे करती थी ताकि वो मराठा रेड को एस्केप कर सके। फिर जाट रिवोल्ट होते थे, एक्सटर्नल इन्वेजन्स हमने पता ही थे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हो रहा था उस टाइम। तो बंगाल क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से बहुत ही दूर था, तो इसी वजह से ये जितने भी सारे इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट या इंटरनल डिस्प्यूट थे, बंगाल वाले रीजन ने अपने आप को इस चीज़ों से बहुत ही दूर रखा हुआ था, इसीलिए वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस या प्रॉस्परस हो गए थे वो। Almost all the governors of Bengal strongly resented the special privileges enjoyed by the English company, as it meant a huge loss to the provincial exchequer. So the friction between the English commercial interest and the Bengal government became the chief cause for conflict between the two. तो देखो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो बंगाल के गवर्नर थे वो जो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए गए थे वो मतलब उसको पसंद नहीं करते थे। मतलब वो सोच मतलब वो भी समझते थे कि इन प्रिविलेजेस की वजह से मतलब एक वो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है बंगाल में, क्योंकि कंपनी के पास अगर प्रिविलेजेस ज़्यादा हैं तो वो ट्रेड ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो जो इंडिया के जो मर्चेंट्स थे, बंगाल के जो मर्चेंट्स थे, उनके पास तो ये प्रिविलेजेस थी नहीं, तो कंपेरेटिवली दे वर एट अ डिसएडवांटेज, जिनकी वजह से खाली कंपनी जो थी वो और ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर पा रही थी बंगाल को। इसीलिए ये एक कांस्टेंट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट रहता था बिटवीन बंगाल एंड द इंग्लिश। ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड बिटवीन 1757 and 1765, the power gradually got transferred from the Nawab of Bengal to the British, with the later defeating the former. तो ये पूरे 1757 and 1765 के बीच में जो बंगाल के ऊपर कंट्रोल था वो नवाब से हटकर ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। ठीक है, क्यों चला जाता है? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो नवाब को सब्सिक्वेंट वॉर्स में हरा देते हैं। अभी सब्सिक्वेंट वॉर्स कौन से थे, अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो अभी हमने देखा अलीवर्दी खान थे। अलीवर्दी खान के बाद मतलब उन्होंने मतलब लाइक ट्रिब्यूट्स वगैरह पे करना कम कर दिया था, और जो जो प्रिविलेजेस थी वो भी थोड़ी कोशिश की थी कि कंपनी की प्रिविलेजेस हम कम कर दें। तो अलीवर्दी खान के को सक्सीड किया सिराजुद्दौला ने। अब सिराजुद्दौला के अगर हम गवर्नर जनरलशिप की बात करें, नवाबशिप की बात करें सॉरी, तो उनको हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी की वजह से। तो बैटल ऑफ प्लासी को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रीज़न क्या था कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो सबसे पहला रीज़न था कि रैम्पेंट मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस अफेक्टेड नवाब्स फाइनेंसेस।
जो ट्रेड प्रिविलेजेस दी गई थी कंपनी को, ये बहुत ही एडवर्स तरीके से नवाब के फाइनेंस को अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि हमने कहा कि जो बंगाल के मर्चेंट्स थे वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। अगर वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो वो कंपनी को टैक्स या सॉरी नवाब को टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। तो नवाब का जो फाइनेंस था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। और जो आपके इंग्लिश के जो मर्चेंट्स थे वो उनको तो पे करना नहीं था, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि वो एनुअली बस 3000 पे करते थे नवाब को, एंड उसके बदले वो फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल में, तो टैक्स पे करने की तो बात ही नहीं उठती है। तो बस जो बंगाल के मर्चेंट्स थे उनको पे करना था, बट जब वो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे थे तो वो टैक्स भी नहीं पे कर पा रहे थे। तो इससे जो नवाब के फाइनेंस थे वो बैडली हिट हुए। सेकेंड रीज़न था कि जो इंग्लिश थे दे फोर्टिफाइड कैलकाटा विदाउट नवाब्स परमिशन। तो इन्होंने जो कैलकाटा को फोर्टिफाई कर दिया था, इनकी जो भी फैक्ट्री थी ट्रेड फैक्ट्री, उसको फोर्टिफाई कर दिया था बिना जो नवाब के परमिशन के लिए, बिना इसको फोर्टिफाई कर दिया, जो कि नवाब को एकदम पसंद नहीं आया। द इंग्लिश गिव असाइलम टू पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णा दास। तो थर्ड इन्होंने क्या गलती कर दी थी इंग्लिश ने, कि जो पॉलिटिकल मतलब जो कृष्णा दास थे वो जो नवाब के टेरिटरी से कुछ ट्रेजर लेकर भाग गए थे, जिनको जो इंग्लिश थे उन्होंने असाइलम दी थी, या मतलब उनको अपने पास रखा हुआ था, और नवाब इनको ढूंढ रहे थे। तो जब नवाब को पता चला कि जो यहाँ से कृष्णा दास को वो ढूंढ रहे हैं और वो भाग गया है और इंग्लिश के मतलब लाइक असाइलम में रह रहा है, तो इससे भी जो नवाब एंड इंग्लिश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो और ज़्यादा हाइटन हो चुका था। The company suspected that Nawab would reduce its trade privileges in collision with French। फिर नवाब कंपनी ये भी सोचते थे कि जो नवाब है वो फ्रेंच के साथ मिलकर जो उनकी प्रिविलेजेस है वो कुछ टाइम के बाद कम कर देंगे, इसलिए वो चाहते थे कि नवाब को कैसे न कैसे हटाया जाए उस पोजीशन से, और अपने आदमी को बैठाना चाहते थे नवाब की पोजीशन पर। तो जैसे ही जब सिराज ने अटैक किया इंग्लिश को, तो जो मतलब हॉस्टिलिटी थी इन दोनों के बीच में, कि जो क्लैश वाला जो मतलब अभी तक तो इनडायरेक्ट तरीके से था, बट जो ओपन हॉस्टिलिटी थी कि ओपनली आप विरोध कर रहे हो किसी चीज़ का, ये ओपनली बाहर आ गई कि जो सिराज थे मतलब नवाब ऑफ बंगाल, वो ब्रिटेन को पसंद नहीं करते थे। ये ब्रिटेन को साफ तरीके से पता चल गया था। तो ये हमने रिसेंट डिस्कस किए। बैटल कोर्स में क्या हुआ कि अलायंस बना, किनका अलायंस बना, मीर जाफ़र का, जो कि नेक्स्ट जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो इनको नवाब बनाया जाता है बंगाल का। तो मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव, राय दुर्लभ ओमीचंद एंड जगत सिंह, इनके साथ अलायंस करके ये सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में खड़े हुए, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। अब ये जो राय दुर्लभ ओमीचंद एंड जगत सिंह आप देख रहे हो, तो ये पर्टिकुलरली क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिराजुद्दौला के कोर्ट में नोबल्स थे, और ये जाकर ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, और इन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, ये जो बैटल हुआ था उनके अगेंस्ट में थे ये। रिजल्ट क्या हुआ बैटल? अच्छा, तो अगर हम रिजल्ट की बात करें कि बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या हुआ था, तो जो अलायंस थे वो जीत गए थे इस वॉर को, इस बैटल को, एंड जो मीर जाफ़र थे ही बिकेम द न्यू नवाब। सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स के साथ इसीलिए अलायंस में जाते हैं क्योंकि उनको नवाब बनना था। तो जैसे ही सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो मीर जाफ़र नए नवाब बन जाते हैं। बट लेटर क्या हुआ कि अब मीर जाफ़र नवाब तो बन गए, बट उनको पहले तो लगता था कि मतलब लाइक फाइनेंस अच्छे खासे आ रहे होंगे नवाब के पास, बट जैसे वो नवाब बनते हैं तो जो रियल पिक्चर थी वो उनके मतलब उनको पता चलती है कि रियलिटी में जो बंगाल के मर्चेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो अब वो ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, जब उनके लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो क्या करते हैं, वो डच के साथ कॉन्स्पिरेसी में एंटर करते हैं कि अगर हम ब्रिटेन को हरा देते हैं तो ब्रिटेन हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो इसी थॉट को रखते हुए मीर जाफ़र एक कॉन्स्पिरेसी में जाते हैं डच के साथ, और इनके बीच में किनके बीच में, मीर जाफ़र प्लस डच वर्सेस ब्रिटेन, इनके बीच में वॉर होती है। रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट होता है कि जो आपके अलायंस थी मीर जाफ़र एंड डच की, वो हार जाते हैं, और जो ब्रिटेन होते हैं वो विक्टोरियस इमर्ज होते हैं। ये बैटल को हम बैटल ऑफ बडेरा, बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ चिंसोरा के नाम से भी जानते हैं।
अगर आपको याद होगा तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बैटल ऑफ बडेरा था वो एक मतलब एंड पॉइंट था डच के एंड पॉइंट था ऑफ डच रूल इन इंडिया, क्योंकि बैटल ऑफ बडेरा के बाद जो डच का एम्पायर था वो मतलब एकदम ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जो डच थे वो इंडोनेशिया के जो ट्रेड थी बस उस पर फोकस करने लग गए थे। तो ये आपका बैटल ऑफ बडेरा जो कि 1759 में हुआ था। तो अब मीर जाफ़र, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करेंगे उनको नवाब थोड़ी रहने दिया जाएगा, तो मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया जाता है। उनको रिप्लेस किससे किया जाएगा? अब जब उनको रिप्लेस करने की बात आई तो एक मतलब वही है कि जैसे लॉ ऑफ सक्सेशन अभी तक हम जान गए हैं कि वो कहीं पर फिक्स नहीं था कि अगर नवाब को हटाया जाता है या नवाब की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट नवाब कौन बनेगा, ये तो कहीं पर क्लियर नहीं था उस टाइम पर। तो जैसे ही ऐसा क्लियर हुआ कि नवाब को हटाया जाएगा गद्दी से तो नेक्स्ट नवाब कौन बनेगा, तो सब एकदम कॉन्स्पिरेसी में आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है हमें बनना है, हमें बनना है। इसी में जो मीर कसीम रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस में एंटर करते हैं कि वो मतलब प्रॉमिस करते हैं ब्रिटेन को कि अगर आप मुझे नवाब बना देते हो तो मैं आपको बंगाल की कुछ टेरिटरीज दे दूंगा, ठीक है। इसी में जो मीर कसीम थे वो रिप्लेस करते हैं मीर जाफ़र को। एंड उनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था ब्रिटेन को कि अगर हम नवाब बनते हैं तो हम आपको टेरिटरी देंगे। मीर कसीम अब बन गए हैं नवाब। तो सबसे पहले मीर कसीम ने क्या किया कि इन्होंने जो बंगाल का कैपिटल था वो चेंज किया। कहाँ से? पहले मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से चेंज करके इन्होंने मुंगेर कर दिया जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, ठीक है। ये किस लिए किया गया था? ये चाहते थे कि हम अगर ब्रिटिशर से अगर थोड़े डिस्टेंस पर रहें तो शायद हम प्लानिंग कर सकते हैं अच्छी, ताकि हम ब्रिटेन को हरा दें एंड अल्टीमेटली हम ब्रिटेन को बंगाल वाली रीजन से निकाल दें। तो इसके वजह से कैपिटल चेंज किया गया। उसके बाद इन्होंने जो अपनी ब्यूरोक्रेसी थी इसको रीऑर्गेनाइज किया, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। अपनी जो आर्मी थी, जो कि हमने अभी तक देखी कि जो आर्मी थी वो बस नाम मात्र एग्जिस्ट कर रही थी, तो इन्होंने अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि वो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, जो एफिशिएंट आर्मी थी, उनसे लड़ सके। अब इससे क्या हुआ कि हमने देखा इतने सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली हुआ बैटल ऑफ बक्सर। किस कब हुआ है? 1764 में। अब इसके रीज़न क्या थे? इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड होगा, जैसे बैटल ऑफ प्लासी के बीच में था। तो बैटल ऑफ बक्सर के कुछ रीजंस हैं, जैसे मिसयूज़ ऑफ दस्तक बाय द कंपनी सर्वेंट्स। जो दस्तक थे वो कुछ इस प्रकार थे कि जो कंपनी के जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट वाले मर्चेंट्स, उनको कुछ मतलब लाइक ऐसे बोल सकते कूपन काइंड ऑफ वो दिए गए थे कि आप लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। बट हुआ क्या, ये जो दस्तक उनको मिले थे ये प्राइवेट वाले जो प्राइवेट मतलब प्राइवेट कैसे बोल सकते हैं हम, जो ब्रिटेन के लोग थे, नॉर्मल लोग जो बंगाल में रहते थे, वो क्या करने लग गए, वो भी ये जो स्पेशल प्रिविलेज थी इसको लेने लग गए कि जस्ट बिकॉज वो ब्रिटिशर्स थे इसीलिए उनको वो भी ये प्रिविलेज उठाने लग गए एंड वो टैक्स नहीं पे करते थे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये जो दस्तक थे ये बस इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे थे, ये लोकल लोगों को भी ये हाई प्राइस में सेल कर रहे थे कि ये मतलब मैंने जैसे कहा कि कूपन जैसा था कि अगर आप ये कूपन पेश कर दो तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। ये क्या करते थे कि जो बंगाल के मर्चेंट्स थे इस कूपन को उनको सेल कर देते थे बहुत हाई प्राइस में, जो कि नवाब को एकदम अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं आया। फिर इम्पीरियल फरमान गेव राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग ट्रांसिट ड्यूटीज़ और टोल्स। तो जो फरमान इशू किया गया था बंगाल ब्रिटिशर्स को कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और आपको कोई भी ट्रांसिट ड्यूटी या टोल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी नवाब के फाइनेंस को एक एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, इससे कि उनके जो फाइनेंस थे वो कम होते जा रहे थे। देन सर्वेंट्स सोल्ड दस्तक टू फ्रेंडली मर्चेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो दस्तक थे वो बंगाल के मर्चेंट को सेल करने लगे हाई प्राइस में। हैंस मीर कसीम अबॉलिश्ड ऑल ड्यूटीज़। तो मीर कसीम ने क्या किया, वो देख रहे थे कि ये जो दस्तक की हेरा फेरी चल रही है, उन्होंने क्या किया, ये जो दस्तक वाला कंसेप्ट था इसको ऑल टुगेदर पूरा एबॉलिश ही कर दिया कि अब किसी को दस्तक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई कूपन कोड नहीं मिलेगा एंड सब कोई या तो सब कोई फ्रीली ट्रेड करो या तो सबको ट्रांसिट ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी।
इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज मिले। अगर आप सबको एक समान कर दोगे, जैसे बंगाल वाले मर्चेंट भी उसी समान है जिस समान ब्रिटिशर्स वाले मर्चेंट हैं, तो उनको ऐसा लगा कि आप हमें इंडियंस के उस पर ट्रीट कर रहे हो सेम पैरेलल लेंथ पे, तो वो उनको पसंद नहीं आए, क्योंकि वो तो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। इससे क्या हुआ, कंपनी एंड मीर कसीम के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जो मीर कसीम थे वो अवध भाग गए बंगाल छोड़कर। अब ये यहाँ से भाग गए तो चुप थोड़ी बैठे होंगे, इन्होंने क्या किया कि ये अलायंस में आए, किन के साथ, अवध चले गए थे तो नवाब ऑफ अवध के साथ। उस टाइम नवाब ऑफ अवध कौन थे आपके, सुजाउद्दौला, इनके साथ, और जो हमारे शाह आलम टू जो कि उस टाइम मुगल एम्परर थे, उनके साथ एक अलायंस बनाया कि हमें ब्रिटिशर्स को निकालना है। कहाँ से निकालना है वो तो खाली, जैसा कि आ, हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली एक रीजन पे फोकस्ड होती थी जितने भी बैटल हुए थे, तो ये भी बैटल जो था ये पर्टिकुलरली बंगाल वाले रीजन पे फोकस्ड था कि अगर ब्रिटेन को निकालना है तो बस बंगाल से ही निकालना है। इसके लिए उन्होंने अलायंस बनाई। तो ये आपके थे मीर कसीम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। ये हमने रीज़न देखे, बट उसमें हुआ क्या, अब अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर का। इंग्लिश को कौन लीड कर रहा था, इंग्लिश को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, इनकी तरफ से ये लड़ रहे थे उस टाइम। रिजल्ट में क्या हुआ, ये एक बहुत ही छोटी बैटल थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि जो एंड रिजल्ट थे वो बहुत पहले ही लाइक सबको पता थे कि ब्रिटेन जो है वो जीतने वाला है, एंड ब्रिटेन अल्टीमेटली जीत भी जाता है। एंड अंडर हेक्टर मुनरो हमने देख लिया, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटेन को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। मीर जाफ़र रिप्लेस कर देते हैं वापस थ्रोन को, क्योंकि हमने देखा था कि जब उन्होंने डच के साथ कॉन्स्पिरेसी में एंटर किए थे तो मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नवाब एंड मीर कसीम को प्लेस किया जाता है। पर मीर कसीम वापस एक अलायंस में जाते हैं, बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो वापस मीर कसीम को रिमूव कर दिया जाता है एंड मीर जाफ़र को वापस नवाब की थ्रोन पे प्लेस कर दिया जाता है। पर अब जो मीर जाफ़र थे वो एक मेयर पपेट रहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जैसा बोलता है वो बस वैसा ही करते हैं। ऐसा उनके पास जो पावर रहती है डिसीजंस लेने की वो अब नहीं है। अब ब्रिटिश सुप्रीमेसी वो स्टैब्लिश्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इस बैटल ऑफ बक्सर से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी कि जो ब्रिटेन की सुप्रीमेसी थी नॉर्थ इंडिया में वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गई। ब्रिटेन एक ऑल पावरफुल स्टेट बन गया था इन नॉर्दर्न इंडिया। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी, ये आपका आउटकम थी, क्योंकि जब भी कोई बैटल होता था तो जो भी मतलब लाइक पार्टीज हार जाती थी या पार्टीज जीतती थी, उनके बीच में एक ट्रीटी होती थी कि कौन किसे क्या सरेंडर कर रहा है या किसको क्या मिलेगा। तो ये इस ट्रीटी में एक्सप्लेन किया जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की किनके साथ, सुजाउद्दीन सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। शाह आलम टू हमारे मुग़ल एम्परर थे एंड शुजाउद्दौला हमारे दैट नवाब के अवध के नवाब थे। तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किन के साथ होती है, इसमें भी दो पार्ट थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, एक तो पहला पार्ट था एक सेकंड था। तो फर्स्ट वाला जो था वो सुजाउद्दीन के साथ होता है। वो क्या करते हैं, वो इलाहाबाद जो है वो सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिशर्स को, और जो ज़मींदारी होती है अपने स्टेट की जो कि अवध की थी वो हैंड ओवर कर देते हैं ब्रिटेन को। तो पहली ट्रीटी हुई सुजाउद्दीन के साथ जो कि नवाब थे अवध के, एंड वो क्या करते हैं, जो इलाहाबाद वाला रीजन होता है वो सरेंडर कर देते हैं ब्रिटेन को, एंड जो ज़मींदारी होती है अपने स्टेट की वो भी सरेंडर कर देते हैं। जो सेकेंड ट्रीटी हुई थी वो हुई आपके शाह आलम टू की। इसमें क्या होता है कि शाह आलम टू जो कि मुग़ल एम्परर थे, उन वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि वो इलाहाबाद में रहेंगे अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन। तो जो इलाहाबाद उनको सरेंडर किया गया था बाय सुजाउद्दीन, वहाँ पर अब शाह आलम टू रहेंगे और वो भी कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर। ही इशूड अ फरमान विच गेव दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने एक फरमान इशू किया जिससे इन्होंने जो दीवानी राइट्स थी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर दी। जो निज़ामत फंक्शंस थे वो भी
कंपनी को सरेंडर कर दिए गए थे। अब ये दीवानी एंड निजामत फंक्शन क्या थे, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल कंट्रोल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्या था। ड्यूअल गवर्नमेंट ड्यूअल कंट्रोल एक ही बात है। ये किसने इम्पोज किया था सबसे पहले, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि उस टाइम गवर्नर जनरल ये थे, तो जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये रॉबर्ट क्लाइव ने साइन की थी, तो डुअल गवर्नमेंट भी इन्होंने ही इम्पोज किया था। ये क्या था, डुअल गवर्नमेंट मीन्स रूल ऑफ टू, दैट इज कंपनी एंड द नवाब। तो जैसे हमने बोला कि जो नवाब थे वो ऐसा अभी अभी रिमूव नहीं किए गए अपने पोजीशन से, जो मुगल एम्परर थे, बट उनके पास जो पावर्स थी डिसीजंस लेने की या इम्प्लीमेंट करने की, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी। तो नवाब के पास जो थी पावर थी डिसीजंस लेने की, बट ऑटोनॉमी नहीं थी उनके पास। उनके पास रेवेन्यू वाला फंक्शन ले लिया गया था उनसे। जो भी चीफ ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, वो भी पावर उनसे ले ली गई थी। तो ड्यूअल गवर्नमेंट में आती है एक तो पहले दीवानी, दैट इज़ राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड निजामत, दैट इज़ पुलिस एंड जुडिशरी। इट केम अंडर द कंपनीज कंट्रोल। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का फंक्शन थे वो कंपनी के कंट्रोल के अंदर चला गया था। कंपनी के पास पावर थी टू नॉमिनेट डिप्टी सूबेदार एंड दीवान गिवन टू कंपनी। तो अब जो दीवान थी, जो राइट थी एडमिनिस्ट्रेशन वाली, वो कंपनी के पास चली गई। निजामत की फंक्शन इस तरीके से गई कि जो पावर थी अपॉइंट करने की, सूबेदार जो कि उस टाइम के पुलिस ऑफिशियल्स होते थे, उनको अपॉइंट करने की पावर जो थी वो कंपनी के पास चली गई। And Mohammad Raza Khan and Raza Sitab Roy were appointed deputy divans. This fact is not at all important. It was done away by Warren Hastings on account of administrative breakdown in 1772. तो रॉबर्ट क्लाइव ने इम्पोज किया था डुअल गवर्नमेंट, एंड इट वाज रिमूव्ड बाय, एंड इट वाज डन अवे बाय वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है वो हटा दिया था बंगाल से। ठीक है, तो बंगाल वाला जो हमारा पोर्शन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर में। तो मैसूर वाला रीजन आपका सदर्न इंडिया में था उस टाइम, जिसपे आपके हैदर अली एंड टीपू सुल्तान रूल कर रहे थे। तो वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन ने अपना एम्पायर को एक्सपैंड किया एंड अल्टीमेटली कंसोलिडेट कर दिया। तो पहले अगर हम मैसूर वाले रीजन की बात करें, तो उस वाली जो मैसूर वाला रीजन था, उसको जो वोडियार डायनेस्टी के लोग थे वो रूल कर रहे थे। इनके किंग का नाम था कृष्ण राजा वोडियार टू, जो कि उस टाइम के जो मैसूर था उनको रूल कर रहे थे। बट इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी क्या हुआ था कि जो मैसूर था वो बहुत ही पावरफुल इमर्ज हुआ। जिनके लीडरशिप में, टीपू सुल्तान एंड हैदर अली के लीडरशिप में, मैसूर इमर्ज्ड एज एन पावरफुल स्टेट इन इंडिया। इनकी एक और अच्छी चीज़ थी, अच्छी तो नहीं बोल सकते, मतलब इनकी एक खासियत थी कि दे हैड लाइक बेटर रिलेशंस विद द फ्रेंच, जिसकी वजह से भी हम देखेंगे कि बहुत सारे वॉर होते हैं इनके ब्रिटेन के साथ, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटेन एंड फ्रेंच थे वो अपोजिंग टर्म्स पर रहते थे हमेशा। और जैसा कि हैदर अली एंड टीपू सुल्तान की प्रॉक्सिमिटी रहती है फ्रेंच के साथ, तो दिस बिकेम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। सो हैदर अली सेटअप आर्म्स फैक्ट्री इन दिंदीगुल। ये कुछ मतलब लाइक डिस्कस किया गया है कि कैसे उन्होंने अपने एम्पायर को और ज़्यादा मतलब पावरफुल बनाया था। तो उन्होंने एक आर्म्स फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, जबकि आर्म्स जो थे हमने देखा था कि जो भी इंडियन आर्म्स थे वो खाली एक मिमिक्री थी यूरोपियन आर्म्स की, बट इन्होंने अपने एम्पायर को पावरफुल बनाने के लिए एक आर्म्स फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी दिंदीगुल में। दे वर डिफीटेड बाय द मराठास अंडर माधव राव। In between 1774 to 1776, he recovered all the lost territories by multiple invasions of Marathas. तो इनके बीच में हमने देखा कि they were defeated by the Marathas many a times, but 1774 to 1776 2 साल के अंतराल में इन्होंने क्या किया, जितनी भी टेरिटरी इन्होंने हारी थी मराठास को, वो सारी इन्होंने वापस अपने कंट्रोल के अंदर ले ली थी। सो दिस सिग्निफाइज कि वो कितने पावरफुल थे या कितने पावरफुल इमर्ज हुए, कि मराठास जो कि अपने आप को उस टाइम समझते थे कि दे कैन बी द इनहेरिटर ऑफ द मुगल एम्पायर, तो उनको भी हरा दिया था एंड उनसे अपनी सारी टेरिटरी उन्होंने वापस ले ली थी। अब अगर हम वॉर के देखें तो पहला वॉर कैसे हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर
सबसे पहले देखेंगे रीज़न क्या था उसका। तो रीज़न था कि जो इंग्लिश थे, क्योंकि अगर आप देखो तो 1767 टू 1769 के बीच में हुआ है। इसी टाइम पीरियड के बीच में हमने अभी डिस्कस किया बैटल ऑफ बडेरा हुआ था, जिसमें डच की मोनोपोली ख़त्म हुई थी इंडिया में, एंड आपका जो ब्रिटेन के ऊपर जो कंट्रोल था वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं थोड़े पावरफुल, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट समझते थे कि हम अगर हमारा मैसूर के साथ भी वॉर होता है तो हम जीत जाएंगे। और जबकि वो उस टाइम हमें जैसे पता ही है कि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे, तो मैसूर में भी उन्होंने समझा कि ये एक टेरिटरी में हम अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। So the English were confident of their success. They concluded a treaty with Nizam and the Marathas against हैदर अली। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, मराठास जो थे वो हैदर अली के हमेशा मतलब अगेंस्ट में थे, एंड रेगुलर इन्वेजन्स होते थे मराठास के इन द मैसूर एरिया। तो इंग्लिश जो थे वो निज़ाम एंड मराठास के साथ एक अलायंस में जाते हैं कि हमें हैदर अली को लाइक डिफीट करना है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या हुआ इसका। अब इसमें ऐसा कोई रीज़न था नहीं पीछे, रीज़न बस ये था कि जो इंग्लिश थे वो अपना एम्पायर को कंसोलिडेट करना चाह रहे थे, एक्सपैंड करना चाह रहे थे, बस यही एक रीज़न था कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में देखो ये एक इनकन्क्लूसिव ट्रीटी थी, क्योंकि अगर इसका हम बैकग्राउंड जाने तो बहुत टाइम से जो वॉर थी वो चलते जा रही थी इनके बीच में। किन के बीच में, मैसूर एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। तो मतलब ये था कि गुरिल्ला टैक्टिक्स के द्वारा ये वॉर चलते जा रही है, कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है। तभी आप देखो 2 साल तक ये वॉर चली है। बट अल्टीमेटली एक दिन क्या होता है, जो आपके हैदर अली होते हैं वो जाकर जो मद्रास का जो फोर्ट होता है उनका, ब्रिटेन का, वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। एंड दे लाइक वो पूरे जो उनका फोर्ट होता है उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ब्रिटेन के पास और तो कोई चारा है नहीं, उनको ट्रीटी मतलब लाइक एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अब मतलब हार तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साइन होती है, एंड यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हैदर अली की हार हो गई थी या इंग्लिश की हार हो गई थी। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इट वॉज एन इनकन्क्लूसिव ट्रीटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन द केस ऑफ। इसमें एक तो क्या हुआ था, जो प्रिजनर्स जो भी लिए गए थे 2 साल के टाइम पीरियड में, कि एक दूसरे के जो भी प्रिजनर्स उन्होंने लिया, आर्मी मैन को कैप्चर किया है, वो रिलीज़ किए जाएंगे। और जो ब्रिटिश होंगे वो हैदर अली को हेल्प करेंगे। अगर इन केस अगर हैदर अली या मैसूर रीजन पे कोई भी थर्ड पार्टी अटैक करती है, तो ब्रिटिशर्स हैं वो हैदर अली को सपोर्ट करेंगे एंड वॉर में उनकी हेल्प करेंगे। ना कि वो मतलब दूसरे पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, बट वो हैदर अली के साइड से लड़ेंगे। तो ये ट्रीटी ऑफ मद्रास में एक्सेप्ट किया जाता है। द ब्रिटिश ट्रीटी विथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम हैदर, ठीक है, ऑल इन लिeu ऑफ नॉर्दर्न सरकार्स, मराठास, नवाब ऑफ आरकट एंड इंग्लिश, लेटर वॉज ड्यूड बाय द फॉर्मर टी ऑन परसुएशन ऑफ हैदर अली। तो मतलब इसमें यही बात ये है कि जैसे जो निज़ाम एंड मराठास थे वो पहले तो आपके ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस में चले जाते हैं हैदर अली के अगेंस्ट, बट हैदर अली क्या करते हैं, बहुत ही क्लेवरली उन दोनों को न्यूट्रल बना देते हैं। जैसे उनको प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर आप वॉर में न्यूट्रल रहोगे तो हम जैसे आपको कुछ टेरिटरीज देंगे, या कुछ लाइक जो भी चौथ या सरदेशमुखी वाला पोर्शन था वो हम आपको देंगे। तो इससे क्या होता है, जो मराठास एंड निज़ाम होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और यही एक रीज़न रहता है कि हैदर अली डिफीट नहीं हो पाते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। नेक्स्ट इज सेकेंड वॉर। अब सेकेंड वॉर क्यों होता है, फर्स्ट वॉर हमने देख लिया कि कोई कंक्लूजन निकला नहीं, ट्रीटी ऑफ मद्रास उनसे साइन हो गई। सेकेंड मैसूर वॉर क्यों हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, कि वायलेशन ऑफ द ट्रीटी बाय ब्रिटिश। कौन सी ट्रीटी, इट इज़ द ट्रीटी ऑफ मद्रास, राइट, विच वॉज साइंड इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। द ब्रिटिश डिड नॉट कम टू मैसूर एड व्हेन मराठा अटैक्ड मैसूर। तो ये बोल रहे हैं कि जब मराठाज ने मैसूर वाले रीजन पे अटैक किया था, तो जैसा कि डिस्कस किया गया था या एक्सेप्ट किया गया था बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास कि जो ब्रिटिशर्स होंगे वो हैदर अली को सपोर्ट करेंगे वॉर में, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो हैदर अली के सपोर्ट में नहीं आते हैं। सो दिस बिकेम अ कॉज फॉर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। द सेकेंड पॉइंट, अगर हम कॉज बोल सकते हैं, तो जो हैदर अली की
की जो फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ वो और भी ज़्यादा अच्छी होते जा रही थी। तो एंड ऐसा था उस टाइम कि जो फ्रेंच थे वो माही कोस्ट पर कुछ आर्म्स लेकर आ रहे थे। ज, ज, जब ये बात ब्रिटेन को पता चली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माही को कैप्चर करना चाहा। ठीक है, तो हैदर विच वॉज अंडर हैदर अलीज पोजीशन, जो माही था वो हैदर अली के पोजीशन में था और हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ वो ज़्यादा अच्छी थी। तो फ्रेंच वहाँ पर अपने आर्म्स लेकर आ रहे थे, बट ब्रिटेन ने ऐसा सोचा कि जो हैदर अली है वो ब्रिटेन के साथ एक नया वॉर लड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए वो आर्म्स इकट्ठा कर रहे हैं माही पर। तो उन्होंने ट्राई किया कि वो माही के कोस्ट को कैप्चर कर लिए। जो उनको लगा हैदर अली को कि वो तो भाई उनकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो रहा है, कि जो पोर्ट उनके अंडर है अगर उनको ब्रिटेन कैप्चर कर रहा है तो ऑब्वियसली उनकी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है। इससे होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट होता है आपका ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये भी आपका इनकन्क्लूसिव वॉर था, क्योंकि ये भी वॉर थोड़े टाइम तक चलता रहे। अब जैसे कि आप देखो तो 4 साल तक ये वॉर चलता रहे, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। यहाँ पर आपके हैदर अली एक्सपायर हो जाते हैं ड्यू टू कैंसर एंड द वॉर वाज कंटिन्यूड बाय टीपू सुल्तान। और ये भी वॉर लड़ते जा रहे थे, तो फिर बाद में इनको लगा कि हमें एक कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए, जिसके वजह से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। ओके, कंटिन्यूइंग with it, this is the third Anglo-Mysore War, which was the time period is 1790 to 1792. इसका बैकग्राउंड क्या था कि जो ट्रवानकोर था, ट्रवानकोर के जो राजा थे उन्होंने जलकोटल एंड काननौर परचेज किया। किनसे किया? डच से किया। ठीक है, सिंस कोची वॉज फेडरेटरी ऑफ टीपू सो ही कंसिडर द एक्ट एज अ वायलेशन ऑफ सॉवरन राइट्स। तो जो ट्रावनकोर के राजा थे इन्होंने डच से इस टेरिटरी को परचेज़ किया, बट जो टेरिटरी उन्होंने परचेज़ की वो ऑलरेडी मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के अंडर थी। तो उनको ऐसा लगा कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द सॉवरन राइट्स ऑफ द नवाब और द टीपू सुल्तान। तो इसमें इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। सी इट इज़ ओनली इंटरनल क्लैश बिटवीन टू किंग्स, बट इवेंचुअली क्या होता है कि जो डिस्प्यूट था टीपू और ट्रवानकोर के बीच में, ट्रवानकोर को इंग्लिश सपोर्ट करने लग जाती है, क्योंकि वो चाहते थे कि फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उनके पास अभी एक और पार्टी है ट्रवानकोर जो कि उनको सपोर्ट कर सकती है। और सब्सिक्वेंटली उन्होंने क्या किया, निज़ाम और मराठास को भी अलायंस में जोड़ लिया और इन चारों का अलायंस हुआ अगेंस्ट टीपू सुल्तान। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कैसे कैसे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे उसको एक एम्पीरियल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था। इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि जो टीपू जो थे, आपने देखा कि ट्रवानकोर वाले रीजन का सॉवरेन राइट्स था उनके ऊपर, तो इनको जो अपना लगा कि सॉवरेन राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो ये एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं इन 1719 अगेंस्ट ट्रवानकोर के राजा। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है इसका? इसका आउटकम होता है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है। टीपू सुल्तान इसमें हार जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही हाई इन मतलब वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ती है, जैसे कि बहुत सारे उनको कैश पे करना पड़ता है ब्रिटेन को, और बहुत सारी टेरिटरीज अपनी सरेंडर करनी पड़ती है। और टीपू के जो सन होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उनको एज हॉस्टेज इंग्लिश ले जाती है अपने साथ। ठीक है, एंड इन 1790s व्हाट हैपेंड वाज, मतलब ये हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देख रहे हैं कि अंडर मीडोस इट वाज डिफीटेड बाय टीपू। कि जब मीडोस के अंडर मीडोस की लीडरशिप थी तो इट वाज डिफीट द ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड बाय द टीपू, बट द टीपू was defeated in the second attempt when the Britishers were led by Cornwallis with Nizam and the Marathas। तो जो फाइनल आउटकम था कि टीपू हार जाते हैं वॉर में और उनके सन को एज हॉस्टेज ले लिया जाता है। अब होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का सबसे मतलब लाइक मेन रीज़न क्या था कि जो मैसूर जो था इट वाज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, टीपू डाइड एंड मैसूर केम अंडर सब्सिडरी अलायंस इन 1799। टीपूज फ्रेंडशिप विथ फ्रेंच वर्डेड द इंग्लिश। इनकी जो फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ, ये सबसे बड़ा रीज़न था। फिर दे अक्यूज द टीपू सुल्तान ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दो ही वॉज नॉट प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, बट इनको ऐसा लाइक इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट द कंपनी। ये एक चार्ज था इनके ऊपर।
Result was Tipu was defeated first by English General Stuart and then by General Harris. The English were again helped by the Marathas and the Nizam. तो आप देख रहे हो मराठास एंड निज़ाम हर जगह हर वॉर में they are supporting the Britishers. And Tipu laid down his life fighting bravely, and there was a fall of Srirangapatnam, that is considered as the capital of the Mysore Empire. The English chose a boy from the earlier Hindu royal family of Mysore as the Maharaja. तो अब जैसे कि टीपू सुल्तान हार गए, तो अब नेक्स्ट नवाब कौन होगा, तो उन्होंने एक हिंदू रॉयल फैमिली के जो के बेटे थे उनको राजगद्दी पे बैठा दिया था और इनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी गई थी। ठीक है, तो ये इनका आउटकम होता है। लेटर इन 1839 व्हाट हैपेंड, विलियम बेंटिक he took control of Mysore on the grounds of misgovernance. So this is an important fact because most of the students skip this fact कि अगर आप सोचते हो कि बस अवध को लिया गया था अंडर सब्सिडरी अलायंस ऑन द pretext of misgovernance, but it is also Mysore which came under the company's rule on the grounds of misgovernance. Later in 1881 what happened is Lord Ripon restored the kingdom to the ruler. विलियम बेंटिक ने उसको अनेक्स कर लिया था, या तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी के कंट्रोल में आ गया था, बट अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड रिपन जो मैसूर वाला एम्पायर था वो वापस हैंड ओवर कर दिया गया था उनके जो ओरिजिनल नवाब्स थे उनको। सो वी एंड अप आवर लेक्चर हियर। ये चैप्टर हमने आज पूरा कंप्लीट नहीं किया जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इन लेक्चर्स के PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डू विजिट आवर चैनल फॉर द अदर इनिशिएटिव्स। थैंक यू दोस्तों।